आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 8 में जवानी शीर्षक से कविता है जिसकी रचना श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की है। आज हम लोग इसके 8वें और अंतिम पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। इसके पहले हम लोगों ने 7 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। देखिए, मैं कई बार आपको बताया हूँ कि किसी भी पद्यांश की व्याख्या के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर उन 3 चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो व्याख्या में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए, पहली चीज़ है कि किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि जब आप व्याख्या कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ से जोड़नी होती हैं। देखिए, यद्यपि वो भाव कविता में छिपा होता है लेकिन उसके लिए अलग शब्द नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ से जोड़नी पड़ती हैं। ठीक है। और तीसरी बात होती है कि कभी कभी पद्यांश की जो पंक्तियाँ होती हैं वो सीधे सीधे अर्थ नहीं देती हैं, तो कभी कभी हम शब्दों को आगे पीछे भी करते हैं अर्थ निकालने के लिए। तो उन शब्दों को आगे पीछे आप करना सीख लीजिए। यदि ये 3 चीज़ें आप सीख लेते हैं तो व्याख्या में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। विश्व माने संसार, है वही रहेगा। असी माने तलवार, का इसका वही अर्थ होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका अर्थ यहाँ पर है क्या। ये जो प्रश्नवाचक है इसका अर्थ निकल के आएगा क्या। नहीं, इसका वही अर्थ होगा। संकल्प माने निश्चय होता है या दृढ़ निश्चय, का है इसका वही अर्थ होगा। हर माने सभी, आप कहते हैं ना हर एक आदमी अच्छा है, हर एक काम मैं कर लेता हूँ, तो हर माने सभी। प्रलय, देखिए यहाँ पे प्रलय के 2 अर्थ हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रलय का अर्थ होता है कि जब पानी में पृथ्वी डूब जाए और सारे लोग मर जाएं, फिर से दुनिया बने, तो एक प्रलय का अर्थ तो वही होता है। और दूसरे प्रलय का अर्थ है क्रांति। ठीक है। चलिए, का इसका वही अर्थ होगा। कोण, देखिए कोण का मतलब है दृष्टिकोण, या आप कहिए उद्देश्य। उद्देश्य ज़्यादा अच्छा है तो उद्देश्य कर लेते हैं। कोण यानी उद्देश्य। कायाकल्प माने होता है परिवर्तन। आप कहते हैं ना कि मैं यार 5 साल बाद वहाँ गया तो पूरा कायाकल्प हो गया, यानी परिवर्तन हो गया, तो कायाकल्प का है अर्थात परिवर्तन करने का है। ठीक है। फूल आप समझ रहे हैं, गिर जाते हैं। शूल, कांटे। सिर आप वही रहेगा, सिर जो होता है वही सिर है। ऊंचा, इसका भी वही अर्थ है। लिए हैं अर्थात किए हुए हैं। रस माने आनंद और सौंदर्य और आनंद, रस माने। ठीक है। के इसका वही अर्थ होगा। अभिमान माने गर्व या घमंड, या अभिमान कह के भी आप व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभिमान भी सरल शब्द है। को इसका भी वही अर्थ होगा। नीरस किए है अर्थात नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है। खून माने रक्त या खून। हो जाए न, इनका वही अर्थ होगा। तेरा अर्थात युवाओं का। देख मतलब देखो या ध्यान दो। देखिए, आपके पिताजी स्कूल में जाते हैं तो टीचर से कहते हैं हमारे बच्चे को ज़रा देखिएगा, इसका मतलब है वो कहते हैं कि हमारे बच्चे पर ध्यान दीजिएगा। तो देखो अर्थात ध्यान दीजिए या देखो। पानी का यहाँ पे व्याख्या के समय हम लोग अर्थ देखेंगे। पानी का मतलब है कि जो तुम्हारे अंदर जो जोश है, पराक्रम है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, है ना। व्याख्या के समय आपको समझ में आ जाएगा। मरण मतलब देश पर बलिदान होना, का इसका वही अर्थ होगा। त्योहार माने त्योहार या आनंद। जीवन की जवानी, इसका वही अर्थ होगा। ठीक है। तो सभी कठिन शब्दों के अर्थ हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। तो देखिए, यदि संदर्भ की बात करें तो जब मैंने जवानी का पहला आपको पद्यांश पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको संदर्भ बताया था। तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, अन्य पद्यांशों की व्याख्या भी देखिए और आप वहाँ से संदर्भ भी देख लीजिए। प्रसंग बार बार बदलता है, जैसे ये पद्यांश बदलते हैं प्रसंग बदल जाता है। तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे
और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया है कि दृढ़ निश्चय के द्वारा ही क्रांति करके संसार में परिवर्तन लाया जा सकता है और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या में शुरू करूं इसके पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, जब व्याख्या करते समय मैं कलम रोक दूं लेकिन बोलता रहूं तो आप समझ लीजिए कि उस समय जो चीज़ें मैं बोल रहा हूं वो चीज़ें व्याख्या करते समय आपको अपनी तरफ से जोड़नी है, बाकी आपको व्याख्या में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे युवाओं, हे युवाओं। अब आ जाइए काव्य पर। क्या यह संसार तलवार का है? अर्थात क्या तलवार के बल पर इस संसार को जीता जा सकता है? कवि स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं, यह संसार संकल्प का है। अर्थात इस संसार को दृढ़ संकल्प के द्वारा ही जीता जा सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, सभी प्रलय का अर्थात सभी क्रांतियों का उद्देश्य परिवर्तन करना होता है। इसलिए हे युवाओं, परिवर्तन करने के लिए हमेशा क्रांति के लिए तैयार रहो। आगे कवि कहते हैं, ये भी जोड़ना है, आगे कवि कहते हैं, कोमल और मुलायम फूल मौसम के प्रभाव से गिर जाते हैं और उनका सौंदर्य तथा आनंद का अभिमान हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। किंतु कांटे दृढ़ संकल्प के कारण अपने सिर को ऊंचा किए रहते हैं। इसलिए हे युवाओं, तुम कभी भी कोमल और मुलायम फूल की तरह मत बनना, अपितु कांटों की तरह कठोर और दृढ़ संकल्प वाला बनना। हे युवाओं, फिर अपने जोड़िए, हे युवाओं, ध्यान देना, तुम्हारा रक्त पानी न हो जाए, अर्थात तुम्हारे रक्त की उष्णता और पराक्रम कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि अपने जोड़ना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की जवानी का आनंद देश पर बलिदान होना है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग काव्य सौंदर्य की बात कर लें। देखिए, यदि भाषा की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली है। यदि शैली की बात करें तो उद्बोधन शैली है। उद्बोधन शैली का मतलब है यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात किसी को संबोधित करते हुए कहता है, किसी को जगाने का प्रयास करता है, तो वहाँ पे उद्बोधन शैली होती है। देखिए, यहाँ पर कवि युवाओं को संबोधित करके उनको देश के लिए मरने के लिए जागृत करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे उद्बोधन शैली है। यदि रस की बात करें तो वीर रस, आप देख रहे हैं इसमें जोश की बात हो रही है तो वीर रस है। यदि छंद की बात करें तो तुकांत मुक्त है। तुकांत मुक्त का मतलब मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा सुन लीजिए। जब किसी पद्यांश की जो लाइनें होती हैं उनके शब्द एक जैसे ना रहें तो वो तुकांत मुक्त होते। जैसे आई, गई, जाई, ऐसे शब्द ना राइम्स वाले, तो वो तुकांत युक्त होते हैं। लेकिन हर लाइन में अगर लास्ट के शब्द अलग टाइप के आ रहे हैं तो वो तुकांत मुक्त होते हैं। ठीक है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है। कैसे है आप ये देख सकते हैं। देखिए, यदि आप यहाँ ध्यान दीजिए, कोण काया कल्प का, तो क
क और क की यहाँ पे पुनरावृत्ति है। तो जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति कई बार होती है तो अनुप्रास होता है। यहाँ पे शूल शिर, तो स की पुनरावृत्ति है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। यदि हम लोग गुण की बात करें तो ओज गुण है। जब किसी काव्य को आप सुनिए, पढ़िए और आप में जोश आ जाए, उमंग आ जाए, तो ओज गुण है। और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो इसमें व्यंजना और लक्षणा, ये दो शब्द शक्ति हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।